आज मैं आपको कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें कार्य क्या है उसके बारे में जानना है। कार्य, कोई वस्तु के ऊपर अगर हम बल लगाएं और बल की दिशा में अगर कोई विस्थापन होता है तो बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ये वस्तु है, इसके ऊपर हम एक P बल लगा रहे हैं और इस बल की दिशा में होने वाला विस्थापन अगर ये S है तो किया गया कार्य जो होगा वो बल गुणा बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल होगा और अंग्रेजी में इसको अपन बोलेंगे वर्क डन। अब अगर बल की दिशा जो है उसमें विस्थापन नहीं हो और विस्थापन कोई और दिशा में हो रहा हो, जैसे मान लीजिए कि ये एक बल है, यहां पर एक कोई वस्तु या कण है जिसके ऊपर की P बल कार्य कर रहा है, मगर विस्थापन क्षैतिज दिशा में इधर हो रहा है जिसका कि परिमाण S है। तो हमें विस्थापन का बल की दिशा में घटक ज्ञात करना पड़ेगा और वो घटक कैसे ज्ञात करेंगे कि यहां से इसका एंगल मान लीजिए थीटा है तो S का प्रोजेक्शन इसके ऊपर ले लीजिए, तो यहां से ये जो दूरी है या बल की दिशा में जो ये विस्थापन है ये कितना हो जाएगा S cos थीटा, और यहां पर जो किया गया कार्य गिना जाएगा वो क्या लिया जाएगा P इंटू S cos थीटा। ये बराबर आ जाएगा आपके किया गया कार्य, वर्क डन बराबर P इंटू S cos थीटा। अगर बल की दिशा में ही विस्थापन है तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा और वापस से जब थीटा बराबर 0 है तो किया गया कार्य जो है वो केवल P इंटू S हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। मगर अगर हम बल लगा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, बल से विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, ऐसी परिस्थिति में cos थीटा का मान जो है वो -1 हो जाएगा और कार्य जो है हमारा वो ऋणात्मक हो जाएगा। अब जो बात करेंगे कार्य के लिए मात्रक क्या है, तो मैं बता दूं कि बल का मात्रक होता है वो है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक ऐसा यूनिट में है मीटर। तो न्यूटन और मीटर के गुणनफल को कार्य का मात्रक कहेंगे, यूनिट ऑफ वर्क। और इसका जो जूल नाम के साइंटिस्ट के सम्मान में न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। 1 न्यूटन बराबर 1 जूल के हो जाएगा। अगर ये इकाई इंजीनियरिंग कार्यों में छोटी पड़ती है तो हम कई बार किलो जूल इकाई भी काम लेते हैं। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल के हो जाएगा। तो कई बार प्रश्नों के अंदर जूल को हमें किलो जूल में बदलना पड़ेगा, तो उस स्थिति में जूल को अगर किलो जूल में बदलना है तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर बल का परिमाण समान रूप से बदलता है, ऐसी परिस्थिति में हम कार्य की गणना कैसे करेंगे। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन लेंगे कि एक स्प्रिंग है, इसको शुरुआत में कुछ खींचा जाए तो आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए शुरुआत में हमने खींच रखा, उस वक्त P1 बल है और स्प्रिंग को फर्दर और खींचते जाते हैं तो वो स्थिति में है P2 बल। मतलब इनिशियली कुछ बल है P1, आपने अगर इनिशियली स्प्रिंग को खींच रखा है तो P1 बल होगा और फिर उसको आप फर्दर खींच रहे हो आगे तो उस स्थिति में P2 बल हो जाएगा। तो विस्थापन जो हो रहा है वो यहाँ पर S है, मगर बल का मान लगातार परिवर्तित हो रहा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कार्य की गणना के लिए हम औसत बल का मान लेंगे। तो औसत बल के लिए हमें P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 ये औसत बल होगा और औसत बल गुणा विस्थापन अगर अपन करेंगे तो हमें किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू P1 प्लस P2 बाई 2। यह वह परिस्थिति है जब बल का परिमाण जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, समान रूप से लगातार परिवर्तित हो। अगर इनिशियली अगर स्प्रिंग नहीं खींची हुई होगी तो P1 का मान 0 हो जाएगा और फिर 0 प्लस P2 बाई 2 हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है कि अगर विस्थापन में भी लगातार परिवर्तन हो, अगर विस्थापन में भी लगातार परिवर्तन हो तो कार्य की गणना हम कैसे करेंगे। जैसे एक पानी का हौज है, उसको हमें खाली करना है, इसके लिए हम पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी के हौज को जब खाली करना होता है तो शुरू के अंदर जो पानी होगा वो 0 गहराई से निकलेगा। मान लीजिए हौज की गहराई जो है वो h है और इसकी एक डायमेंशन जो है वो d है और एक डायमेंशन जो है वो b है। इसका मतलब चौड़ाई और गहराई इसको वो है b इंटू डी है, क्रॉस सेक्शन जो है। तो मेरा कहना है पानी का एकांक भार है, मान लीजिए ये है रो, पानी का एकांक भार, और इसको हम लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसमें से निकाले जाने वाले पूरे पानी का भार बराबर एकांक भार और आयतन का जब हम गुणा करेंगे तो इस टैंक में उपस्थित सारे पानी का भार आ जाएगा। इसका मतलब कि इस पानी को निकालने के लिए इतने बल की आवश्यकता होगी, जितना भार है उतना ही हमें बल लगा करके और इस पानी को निकालना पड़ेगा। मगर शुरुआत में पानी 0 गहराई से निकलता है और अंत में पानी h गहराई से निकलता है, तो हमें औसत विस्थापन लेना पड़ेगा। तो औसत विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, 0 प्लस h ये औसत विस्थापन हो गया। तो किया गया कार्य की गणना अगर हमें करनी है तो वर्क डन बराबर पानी का भार उतना बल लगेगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई औसत विस्थापन 0 प्लस h बाई 2। ये किया गया कार्य प्राप्त होगा जब विस्थापन जो है वह परिवर्तनशील है। परिस्थिति में कार्य की गणना इस प्रकार से की जाएगी। अब मैं आपको कार्य के रेखाचित्रीय निरूपण के बारे में बताऊंगा। कार्य को हम ग्राफिकल वे से कैसे दिखा सकते हैं। अगर y एक्सिस के ऊपर बल को दिखाया जाए और x एक्सिस के ऊपर विस्थापन को दिखाया जाए, विस्थापन को हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बल को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर तो जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के नीचे आने वाला क्षेत्रफल किए गए कार्य को दर्शाएगा। सपोज करें कि अगर स्थिर बल से कोई वस्तु के अंदर s दूरी का विस्थापन हो रहा है तो हमें एक लाइन इस ढंग से प्राप्त होगी। इस लाइन के नीचे आने वाला जो क्षेत्रफल है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, और इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो किया गया कार्य दिखाएगा। यह एक स्थिर बल के लिए हो गया। अगर मैं कहूं कि लगाया गया बल है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, x एक्सिस के ऊपर हमें विस्थापन दिखाना है और y एक्सिस के ऊपर हमें बल को दिखाना है। अगर कोई स्प्रिंग को इनिशियली अगर खींची हुई है तो उस स्थिति में उसके ऊपर P1 बल ऑलरेडी लग रहा है खींची हुई स्प्रिंग में, और अगर हम उसको स्प्रिंग को फर्दर और खींचे जा रहे हैं तो बल का मान लगातार बढ़ता जाएगा। और सपोज कीजिए कि उस वैल्यू जो है उस बल की वो हो गई P2। तो ये जो लाइन आती है, इस लाइन के नीचे आने वाला क्षेत्रफल क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक त्रिभुज और एक आयत का क्षेत्रफल सम्मिलित है। इन दोनों क्षेत्रफल को अगर अपन जोड़ लेते हैं तो स्प्रिंग पर किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। रोक। अब मैं आपको घूर्णन में किया गया कार्य के बारे में जानकारी दूंगा। अगर हमारे पास एक कोई पुली है, एक घिरनी है, इसके अंदर जो कोणीय विस्थापन हो रहा है वो मान लीजिए कि थीटा है, और इसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, एक डोरी की मदद से खींचा जा रहा है, मान लीजिए स्पर्शीय बल P है और इसकी रेडियस जो है वो R है। तो वर्क डन इन रोटेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे। बल और
घिरनी की त्रिज्या, इसको अपन गुणा करते हैं तो हमें टॉर्क प्राप्त हो जाता है। इसको अपन कहते हैं बलाघूर्ण, टॉर्क। तो टॉर्क के लिए मैंने क्या बताया कि स्पर्शीय बल और घिरनी की त्रिज्या का गुणनफल जो होगा वो घिरनी पे लगने वाला टॉर्क आ गया, जो घिरनी को घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोणीय विस्थापन थीटा हो गया, जो कि रेडियन में लिया जाएगा। कोणीय विस्थापन है थीटा और इसकी इकाई हो जाएगी रेडियन। तो घूर्णन में किया गया कार्य बराबर अपने हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई थीटा, और इकाई वापस से जो कार्य की इकाई फिक्स है जूल्स, वो जूली इकाई रहेगी। तो ये मैंने आपको घूर्णन में किए गए कार्य के बारे में बताया। इसमें अगर आप फैला के लिखना चाहते हैं तो P इंटू आर इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। अभी हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसे हमें हल करना है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक बाइक को ब्रेक लगा करके और रोका गया है। 15 मीटर की दूरी में विश्राम अवस्था में लाया जाता है। यदि बाइक का न्यूटन है तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देख करके हमें इस प्रश्न को देखने से हमें याद होता है कि प्रतिरोधी बल का मान यहां पे कहीं भी नहीं दिया हुआ है। हमें यह दिया गया है कि 25 किलोमीटर इनिशियल प्रारंभिक वेग है, फाइनल वेलोसिटी उसकी गाड़ी की जो है वो 0 हो जाती है। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो हम वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो मालूम कर लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को मालूम करेंगे सबसे पहले, जिससे क्या हो कि इसके द्रव्यमान से अगर अपन गुणा कर दें, बाइक के द्रव्यमान से इसको गुणा कर देंगे, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल से हमें प्रतिरोधी बल आ जाएगा। इसमें जो कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, मतलब इनिशियल तो कुछ वेलोसिटी है मगर अंत में जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाती है। मतलब इसमें हो क्या रहा है, मंदन हो रहा है। तो हम जो सूत्र काम में लेते हैं गति के नियम से, तो वह है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और माइनस मैंने इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये मंदन हो रहा है, सो माइनस 2fs, और इससे मैं मंदन f का मान निकाल लूं। सो f इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इन सब की अपन न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखें तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs ये करके निकाला, और ये जो मान है वो ऋणात्मक आने का मतलब है कि f जो है ये आ रहा है माइनस 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर हमें किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में बदलना अनिवार्य है। जैसे इनिशियली वेलोसिटी u इक्वल्स टू है वो 25 किलोमीटर्स को पहले आप मीटर्स में बदल लें, और आवर्स को आप सेकंड में बदलें तो 60 इंटू 60, तो ये मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लें, क्योंकि जब सवाल को हल करते हैं तो सभी जो राशियों की इकाई है वो एक समान होनी चाहिए। तो प्रारंभिक वेग मीटर सेकंड में होना आवश्यक है, अंतिम वेग 0 है तो वो तो मीटर पर सेकंड में है ही है, और 15 मीटर की दूरी है, तो इससे हमने ये विस्थापन ज्ञात कर दिया, मंदन ज्ञात किया है। तो मंदन जो है वो है माइनस 1.6। तो प्रतिरोधी बल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर रहे हैं, वो गाड़ी का द्रव्यमान और मंदन को गुणा कर दो। ये बल माइनस का मतलब है कि ये बल विपरीत दिशा में है, गति के विपरीत दिशा के अंदर ये बल कार्य कर रहा है। और जो बाइक का भार हमें दिया है 1000 किलो, 1000 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन, और 9.8 से डिवाइड करके इसको केजी में आ गया। भार को हमने पहले किस में परिवर्तित किया है, द्रव्यमान में, और 1.6 जो है वो हमारा मंदन है। द्रव्यमान और मंदन को गुणा करने से प्रतिरोधी बल आ जाएगा, और इसका मान आ गया है 163.26 न्यूटन। अब किया गया कार्य क्या होता है,
किया गया कार्य है प्रतिरोधी बल और विस्थापन का गुणनफल। प्रतिरोधी बल हमारे पास आ गया है 163.26 और विस्थापन हो गया S 15। तो इससे अपन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ गया 2448.9 जूल्स, क्योंकि ये मीटर के अंदर है और ये इकाई इसकी न्यूटन में है, बल की इकाई न्यूटन में है। न्यूटन और मीटर को गुणा करते हैं तो ये जूल के अंदर आएगा। एक शाफ्ट जिसका क्षैतिज परिच्छेद 5 मीटर बाई 4 मीटर का आयत है, भूमि में 50 मीटर गहरी गाड़नी है, मिट्टी का घनत्व 750 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो मिट्टी को भूमि तल तक लाने के लिए कितना कार्य किया गया वो हमें ज्ञात करना है। अब इस सवाल को जब अपन हल करेंगे तो हम कार्य के लिए, तो मैं जैसा आपको बता चुका हूं कि अगर विस्थापन परिवर्तन तो अपन औसत विस्थापन को काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपन कोई खड्डा खोदेंगे तो शुरुआत में मिट्टी 0 गहराई से निकलेगी और जब पूरी गहराई तक अपन नीचे पहुंचाएंगे तो अंतिम जो गहराई है वो मान लो 50 मीटर है, तो अंत में 50 मीटर गहराई से वो मिट्टी निकल के आ रही है। तो 0 से 50 तक विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है। इस ऐसी परिस्थिति में नंबर 1 बात तो यह है कि हमें औसत विस्थापन का मान लेना पड़ेगा। जहां तक मिट्टी को निकालने के लिए लगाए जाने वाले बल की बात है, तो वो मिट्टी के भार के बराबर होगा। जितना मिट्टी का भार है उतना बल लगाएंगे तो मिट्टी को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो भार गुणा औसत विस्थापन करेंगे तो किया गया कार्य की गणना अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो अपन लिख लेते हैं कि मिट्टी का जो द्रव्यमान है वो मालूम कर लेते हैं और उससे अपन भार की गणना कर लेते हैं G से गुणा करके। तो निकाली गई मिट्टी का सीधा भार ही लिख देते हैं। तो भार क्या हो जाएगा, पहले द्रव्यमान मालूम कर लेते हैं। द्रव्यमान के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एकांक भार 750 और गुणा आयतन, तो 5 गुणा 4 गुणा 50, ये इसका आयतन है। और अगर इसको 9.8 से अपन गुणा कर देंगे तो ये तो आपके आ गया m और इंटू जी, m इंटू जी जो है वो भार आ जाएगा मिट्टी का न्यूटन के अंदर। फिर किया गया कार्य कैसे निकालना है, वर्क डन बराबर भार गुणा औसत विस्थापन। यहां पे मैं आपको बता दूं, भार तो अपन ने ऊपर लिखा है वही है, और जहां तक औसत विस्थापन का सवाल है तो 0 + 50 बटा, क्योंकि शुरुआत में मिट्टी 0 गहराई से निकलती है और अंत में मिट्टी 50 मीटर की गहराई से निकल रही है, सो 0 + 50 बटा 2। और इस ऊपर वाले वैल्यू को अपन यहां लिख देंगे भार की जगह पे और कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 'किलो जूल में बदल दिया है मैंने। क्यों, क्योंकि मैंने इसके नीचे भार न्यूटन में है और विस्थापन मीटर में है, तो न्यूटन मीटर से तो आपको जूल में प्राप्त होगा, फिर 1000 का आप भाग देंगे तो आपको किलो जूल में आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक 150 मेट्रिक टन भार की गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर्षण के विरुद्ध खींचने में 1 मिनट में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, जबकि ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस 50 न्यूटन प्रति मेट्रिक टन भार के ऊपर है। इस प्रश्न को देखने के बाद में जब भी न्यूमेरिकल सवाल हो तो हमें एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी पड़ती है कि फर्स्ट अपना एम क्या है। हमारा एम है वर्क डन निकालना है। कितनी देर में निकालना है, 1 मिनट में किया गया कार्य निकालना है। वर्क डन के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है हमें, एक तो बल और एक उसका 1 मिनट में कितना विस्थापन हुआ है, 2 चीज की अपने को गणना करनी है।
तो सबसे पहले अपन पुलिंग फोर्स कितना लगेगा, गाड़ी को खींचने के लिए इंजन को कितना बल लगाना पड़ेगा आप बता सकते हैं? क्योंकि एक स्थिर गति से जब गाड़ी चल रही है तो पुलिंग फोर्स किसके बराबर होगा, जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस है, जो घर्षण प्रतिरोध है या जो रेजिस्टेंस है, बस वही रहेगा। अगर गाड़ी में एक्सेलरेशन होता तो m इंटू एफ एक्सेलरेशन वाला फोर्स भी इसमें ऐड ऑन हो जाता, पर चूंकि गाड़ी एक स्थिर गति से ही चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो अपने को केवल पुलिंग फोर्स जो है वो दैट विल बी इक्वल टू ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। तो अपने को ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, कितना दिया है 50 न्यूटन। फिर आगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पर मेट्रिक टन पर एमटी, मतलब आपके गाड़ी का कितना वेट है 150 एमटी। तो ये मेट्रिक टन से ये यूनिट्स कैंसिल कर दीजिए और आपको ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया 150 मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो दिस इज 7500 और ये न्यूटन, ये आ गया आपके पास में ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। देन सेकंड चीज जो है वो अपने को क्या मालूम करना है, 1 मिनट में गाड़ी का विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन की गणना करनी है। तो विस्थापन क्या है, मीटर्स में निकालिएगा। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का विस्थापन हो रहा है, तो 100 किलोमीटर को पहले तो मैं मीटर में बदलूंगा 1000 से, और डिवाइड दिस बाई 60 कर दूं, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 1 मिनट का विस्थापन आ गया अपने पास। अब इस विस्थापन और ये बल को गुणा कर दें तो 1 मिनट में किया गया कार्य आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू पुलिंग फोर्स जो नंबर 1 में अपन ने कैलकुलेट किया है, और डिस्प्लेसमेंट ये जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया सेकंड में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पुलिंग फोर्स और 1 मिनट में विस्थापन को, तो आपको वर्क डन आ जाएगा। अब ये जो वर्क डन आता है वो जूल में आएगा आपके, तो जूल की इकाई है वो अपने को इंजीनियरिंग कार्यों में छोटी पड़ती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देकर के किलो जूल में बदल देंगे। तो जो जूल में वैल्यू आती है इसको गुणा करके, तो उसमें 1000 का भाग दे दीजिएगा, तो उससे अपने को क्या आ जाएगा, ये किलो जूल में वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाती है 12500 किलो जूल। हाथ से चलने वाली बोझ उठाने की मशीन द्वारा 1000 किलो का द्रव्यमान 5 मीटर ऊपर उठाया गया है। यदि इस कार्य को पहिए के 4 चक्रों द्वारा किया गया हो और घर्षण के कारण हानि नगण्य हो, तो औसत बलाघूर्ण टॉर्क ज्ञात कीजिए। यहां पर एक गोल पहिए वाली ऐसी मशीन है जिसके ऊपर के हैंडल्स इस ढंग से लगे हुए हैं, तो जिसको गोल घुमा करके और अपन इसके ऊपर रस्सी को लपेट सकते हैं, और इस रस्सी से 1000 किलो का भार बंधा हुआ है। तो जब इस गोल पहिए को अपन घुमाएंगे तो ये 1000 किलो का भार 5 मीटर ऊपर तक उठेगा। इस दरमियान इस मशीन के द्वारा काटे गए चक्रों की संख्या 4 है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस पहिए को घुमाने के लिए जो टॉर्क लग रहा है बलाघूर्ण, उसका मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इस भार को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ज्ञात किएंगे। तो सबसे पहली स्टेज जो हो गई, फर्स्ट स्टेज सवाल को हल करने में, वो हो जाएगी कि भार को 5 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य, तो इसके ऊपर बल कितना लगाना पड़ेगा। कोई भी बोझ को उठाने के लिए बल उसके भार के बराबर उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भार जो है वो है mg, तो mg के बराबर मैं बल लगाऊंगा, और इसको कितनी ऊंचाई तक मैंने ऊपर उठाया है ये विस्थापन हो गया। तो mg गुणा h जो है वो इस भार को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर m का मान मेरे लिए 1000 है, g का मान 9.8 है, और h का मान 5 है। यहाँ सब इकाई मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर्स और किलोग्राम्स में रखा है।
अब सेकंड स्टेज में मेरे को क्या मालूम करना है कि 4 चक्रों में कितना कोणीय विस्थापन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज में पहिए द्वारा कितना कोणीय विस्थापन हो रहा है वो लिखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 चक्रों में हो जाएगा। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है, तो 4 चक्रों में हो जाएगा 4 गुणा 2 पाई रेडियंस, यानी टोटली ये हो गया 8 पाई रेडियंस। और थर्ड स्टेज के अंदर मैं कहूंगा कि घूर्णन में किया गया कार्य क्या होगा, उसको हम लिखते हैं, घूर्णन में किया गया कार्य है टॉ इंटू थीटा। तो घूर्णन में किया गया कार्य है टॉ इंटू थीटा। इस 4 चक्रों में ये वस्तु 5 मीटर ऊपर उठ जाती है, तो 5 मीटर उठाने में किया गया कार्य कितना है, वो है 1000 इंटू 9.8 इंटू 5। ये भार को 5 मीटर उठाने में किया गया कार्य है। टॉर्क अज्ञात है, मगर 5 मीटर उठाने में कोणीय विस्थापन पहिए का जो हो रहा है वो 8 पाई के बराबर है। तो टॉ गुणा 8 पाई, यहाँ जो चीज गुणा में है अगर समीकरण के दूसरे हिस्से में ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगी, और 1000 इंटू 9.8 इंटू 5 और भाग थीटा, और थीटा का मान है 8 पाई। तो इस तरीके से टॉ का मान आ जाएगा 1949.65, और इकाई क्या रहती है टॉर्क की, न्यूटन मीटर। स्प्रिंग को, एक स्प्रिंग जो प्रारंभ में खींची हुई नहीं है को 4 सेंटीमीटर खींचा जाता है। यदि प्रति सेंटीमीटर खिंचाव के लिए बल 49 न्यूटन बढ़ता हो तो स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। स्प्रिंग को अंतिम 1.5 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई एक जो साधारण स्प्रिंग होती है, अगर वो प्रारंभ में खींची हुई नहीं है तो उस वक्त में उसके ऊपर लगाया जाने वाला बल 0 है। मगर जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींचते जाते हैं तो जितना स्प्रिंग का कड़ापन होता है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होता है, उसके हिसाब से प्रति सेंटीमीटर खींचने के ऊपर एक निश्चित मान का परिमाण बल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर 49 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर खींचने के लिए बल चाहिए। मतलब 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 49 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3, और 4 सेंटीमीटर अगर खींचा जा रहा है तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है वो अंत में अपने को बल लगाना पड़ेगा। मतलब स्प्रिंग को जो प्रारंभ में जो बल लगाया गया है वो तो 0 है, मगर उसको जब हमने 4 सेंटीमीटर खींच लिया तो उस समय उसके ऊपर लगने वाला बल जो है वो 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसा है कि यहाँ पर बल का परिमाण है वो स्प्रिंग को खींचने में लगातार परिवर्तित हो रहा है। अगर बल का परिमाण लगातार परिवर्तित हो, ऐसी अवस्था में कार्य की गणना के लिए हमें औसत बल का मान लेना चाहिए। तो औसत बल स्प्रिंग को खींचने में 4 सेंटीमीटर खींचने के अंदर औसत बल कितना है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए औसत बल प्रारंभ में तो 0 है, और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग अपने को दिया है 49 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये फाइनल फोर्स हो गया, और डिवाइड दिस बाई 2 ये औसत बल हो गया। तो स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर खींचने में वर्क डन किया गया कार्य कितना हो जाएगा, औसत बल जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ है और गुणा विस्थापन। तो औसत बल तो है वो अपन ऊपर से लिख देते हैं, तो दैट इज 49 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 ये औसत बल है, और गुणा विस्थापन जो है वो 4 सेंटीमीटर है। मेरा कहना है कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना आवश्यक है, क्योंकि अपन ऐसा यूनिट में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर के अंदर 100 का भाग दे करके और किए गए कार्य का मान कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका मान आता है 3.92 जूल। इसका मान आ गया है
3.92 जूल। अब मेरा कहना है कि अंतिम 1.5 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य किया गया। तो अपन यूं एक तो यह किया जा सकता है कि आप 0 से 2.5 सेंटीमीटर तक कितना कार्य हुआ वो कैलकुलेट कर लें और 4 सेंटीमीटर खींचने में जितना कार्य हुआ उसमें से इसको घटा लें। एक तो ये प्रक्रिया हो सकती है। दूसरी प्रक्रिया ये हो सकती है कि 2.5 सेंटीमीटर खींचने में कितना बल लगा तो वो उसकी गणना कर लें। 49 मल्टीप्लाइड बाई अपन को फर्दर 1.5 में कितना कार्य हुआ तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर को खींचने में बल को कितना बल चाहिए स्प्रिंग को, 1 सेंटीमीटर को खींचने के लिए चाहिए 49, तो 2.5 सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 49 इंटू 2.5। और ये तो हो गया खींचने के लिए बल। और 2.5 सेंटीमीटर खींचने में अगर कितना काम हुआ तो वो अपन निकाल सकते हैं कैसे, 0 से 2.5 तक कर रहे हैं तो इनिशियल स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य 0 है, 2.5 सेंटीमीटर खींचने में कार्य है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, औसत बल। ये औसत बल आ गया और इसको विस्थापन से अपन गुणा कर दें तो किया गया कार्य आ जाएगा। ये स्प्रिंग को 2.5 सेंटीमीटर खींचने के लिए कार्य आ जाएगा और इसका परिमाण हो जाएगा 1 सेकंड, ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आवश्यक है और इसके बाद में ये आ जाएगा 1.53 जूल। ये यहां लिख दिया जाए, स्प्रिंग को 2.5 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य। स्प्रिंग को 2.5 सेंटीमीटर खींचने में वर्क डन आ गया हमारे पास ये, और 4 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य है ये पहले वाला। अगर 4 सेंटीमीटर में किए गए कार्य में से 2.5 सेंटीमीटर का खींचने का कार्य को घटा देंगे तो अंतिम 1.5 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य प्राप्त किया जा सकता है। सो अंतिम 1.5 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य बराबर 4 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य 3.92 और माइनस 2.5 सेंटीमीटर खींचने में किया गया कार्य 1.53 और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 2.39 जूल।